Hello students, welcome to this video again. In this video, now we are going to discuss second chapter of history of class 8, and that is establishment of company rule in India. In this video, this is the second part of this chapter. So in this video, we will discuss especially कर्नाटिक वार्स. फर्स्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और दूसरे देशों से कंपनी आई, कैसे वो यहाँ पे आई हमारे देश में, और उसके बाद उसमें से दो कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक इंपीरियल पावर बन गई, हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एक फ्रेंच कंपनी. ये दोनों ही बहुत स्ट्रांग थी और दोनों ही ये चाहती थी कि वो इंडिया में रहें, उनकी मोनोपोली हो ट्रेड में, और दोनों इतनी स्ट्रांग थी कि आसानी से जा नहीं सकती थी. तो उनके बीच वार होना दैट वाज इनएविटेबल. वार होना ही था, तभी कुछ फैसला हो सकता था. तो यहां हम लोग इस वीडियो में कर्नाटिक वार को ही डिस्कस करेंगे. लेकिन इसके पहले कि हम लोग कर्नाटिक वार स्टार्ट करें, मैं उस समय का मैप दिखा रहा हूं आपको. 18th सेंचुरी का ये मैप है. दो तीन प्लेसेस इसमें हमको देख लेना बड़ा जरूरी है हम लोगों को. एक आप देखें, महाराष्ट्र के नीचे लिखा हुआ है इसमें निजाम डोमिनियंस, जहां पर हैदराबाद के रूलर, जिसको निजामुल मुल्क कहते थे, शॉर्ट में निजाम कहते थे, उनका अपना प्रदेश था, उनकी टेरिटरी थी जो बड़ा पावरफुल था. उसके बगल में ही ईस्टर्न कोस्ट से बिल्कुल सटा हुआ आपको दिख जाएगा नॉर्दर्न सरकार, जो हैदराबाद के अंडर में था, निजाम के अंडर में था. वहां से जैसे ईस्टर्न कोस्ट से नीचे आएंगे तो वो आरकोट लिखा हुआ मिलेगा, जो कर्नाटक का एरिया था, और उसी में आपको मैड्रास, जो आजकल मॉडर्न चेन्नई है, दैट वाज कॉल्ड मैड्रास मिलेगा. मैड्रास के बाद आरकोट एक प्लेस भी था जहां पर लड़ाइयां होती थी, वो मिलेगा. उसके बाद पौंडीचेरी मिलेगी, जो फ्रेंच कंपनी का हेड ऑफिस था. तो ये तीन चार चीज अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कर्नाटक वार डिस्कस करने के पहले. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्नाटक वार, और फर्स्ट कर्नाटक वार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां कर्नाटक में तीन तीन वार्स लड़े गए. तभी फैसला हुआ कि कौन सी कंपनी यहां पे टिकेगी. फर्स्ट कर्नाटक वार डिस्कस करेंगे हम लोग, और ये फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ 1746 से 1748 तक. फर्स्ट कर्नाटक वार क्यों हुआ? एक्चुअली ये ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों के बीच तो मनमुटाव था ही, कंपटीशन था ही. दे वांटेड टू फाइट विथ ईच अदर, बट दे वर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी. मौका नहीं मिल रहा था. लेकिन मौका उनको कैसे मिल गया? जब ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन ये स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रिया में, यूरोप में, और वहां पे ये वार हुआ ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में, और इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ऑपोजिट साइड से उन लोगों ने उस वार को ज्वाइन कर लिया. जब वो वहां उनकी लड़ाई शुरू हो गई, तो यहां भी उनको लगा कि यहां भी लड़कर ही उनको फैसला करना चाहिए. फ्रेंच कंपनी लड़ना चाहती थी, लेकिन जब वो जा रही थी लड़ाई करने के लिए, तभी अचानक क्या हुआ कि फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी में जो समय कमांडर बार्नेट थे, उनके बीच एक पीस ट्रीटी हो गई कि भाई नहीं लड़ेंगे हम लोग. इस कंडीशन को देखते हुए जो कर्नाटक के नवाब थे, नवाब अनवरुद्दीन, उन्होंने भी ऑर्डर दिया कि इंग्लिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी आपस में ना लड़े, क्योंकि इससे राज्य में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अशांति फैल सकती है. दोनों मान गए.
कमांडर बार्नेट वापस चले गए। लेकिन उस समय फ्रांसीसी जो कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी जो थी, उसके जनरल थे डुप्ले, बड़े चालाक थे। जब बार्नेट ने अपना कदम वापस खींच लिया तो डुप्ले ने अटैक करके मैड्रास को कैप्चर कर लिया। तब कमांडर बार्नेट ने शिकायत की नवाब अनवरुद्दीन से, कर्नाटक के नवाब से। कर्नाटक के नवाब भी नाराज हुए, उन्होंने अपनी सेना भेजी। कर्नाटक की सेना और फ्रेंच आर्मी के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें फ्रेंच आर्मी ने अनवरुद्दीन की आर्मी को हरा दिया और इस तरह से उन्होंने एक तरह से कर्नाटक पे कब्जा जमा लिया। उधर जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन था, वो ट्रीटी हुई वहां पे, एक्स-ला-शापेल की ट्रीटी कहते हैं। उसके बाद वो वार खत्म हुआ और यहां भी उस ट्रीटी को मानना पड़ा और ट्रीटी को मान के जो मैड्रास को कैप्चर किया था डुप्ले ने, उसको वापस ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड को देना पड़ा। लेकिन ये फर्स्ट कर्नाटक वार ऐसे खत्म हुआ। लेकिन ये जो पीस ट्रीटी थी, ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। 1749 में फिर सेकेंड कर्नाटक वार स्टार्ट हो गया। जब सेकेंड कर्नाटक वार हम लोग डिस्कस करते हैं तो दो चीजों को अपने दिमाग में रखना पड़ता है कि इसमें दो स्टेट्स इन्वॉल्व थे, जैसे कि हम लोगों ने मैप में डिस्कस किया है। एक तो नवाब हैदराबाद, वो भी इन्वॉल्व थे, और कर्नाटक के नवाब भी इन्वॉल्व थे, और फ्रेंच कंपनी भी इन्वॉल्व थी। तो कैसे स्टार्ट हुआ सेकेंड कर्नाटक वार? सेकेंड कर्नाटक वार में ऐसा हुआ कि हैदराबाद के जो निजाम थे, उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ होने के बाद वहां जो नवाब का जो सिंहासन था, जो पोस्ट था, नवाब की जो गद्दी थी, उसके दो कंटेंडर उभर कर सामने आए। एक थे मुजफ्फर जंग, जो ग्रैंड सन थे निजामुल मुल्क के, और दूसरे नासिर जंग, जो उनके सेकंड सन थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई। वार ऑफ सक्सेशन यहां भी स्टार्ट हो गया। कर्नाटक में भी एक नया इवेंट स्टार्ट हो गया। वहां पर क्या था, ये चंदा साहब थे, वो चाहते थे कि कर्नाटक पे कब्जा कर लें। उनके बीच और नवाब अनवरुद्दीन के बीच कर्नाटक में एक नया इवेंट हुआ। कर्नाटक में चंदा साहब कर्नाटक की गद्दी पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। He wanted to capture Karnataka. But at that time also, who was the Nawab of Karnataka? Nawab Anwaruddin. अब वहां भी वार ऑफ सक्सेशन, कर्नाटक में भी और इधर हैदराबाद में। नाउ फ्रेंच कंपनी वांटेड टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंच कंपनी ने क्या किया, वहां पर कर्नाटक में फ्रेंच कंपनी ने चंदा साहब को सपोर्ट किया, और हैदराबाद में फ्रेंच कंपनी ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया। एक सीक्रेट ट्रीटी साइन हुई बिटवीन फ्रेंच कंपनी एंड चंदा साहब एंड मुजफ्फर जंग। और जो इस लड़ाई स्टार्ट हुई, उसमें एक तरफ पहले तो मुजफ्फर जंग थे, उनके साथ चंदा साहब थे, दे वेर सपोर्टेड बाय फ्रेंच कंपनी। दूसरी ओर नासिर जंग थे,
लेकिन इस जो पहली लड़ाई हुई, इसमें फ्रेंच कंपनी का पलड़ा बड़ा भारी पड़ा। नासिर जंग भी हार गए, उधर अनवरुद्दीन हार गए, और अनवरुद्दीन के जो बेटे थे मोहम्मद अली वहां से भाग गए, जाके छुप गए कहीं। और फ्रेंच ने यह समझा कि उनकी जीत हो गई है, चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। लेकिन तभी नासिर जंग जो इनसे हार चुका था, उसको इंग्लैंड की कंपनी ने सपोर्ट कर दिया, और इंग्लैंड की कंपनी ने सपोर्ट करके नासिर जंग को कर्नाटक की गद्दी और हैदराबाद से फ्रेंच ऑक्यूपेशन को हटा दिया। नासिर जंग जीत गया और यहां फ्रेंच की बहुत बुरी तरह से हार हो गई। यह सेकंड कर्नाटिक वार यहां पर खत्म हो गया। लेकिन इस सेकंड कर्नाटिक वार में फ्रेंच को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जल्दी ही थर्ड कर्नाटक वार भी हुआ। थर्ड कर्नाटक वार क्यों हुआ? थर्ड कर्नाटक वार हुआ 1756 से लेके 1763 तक। और इसमें क्या हुआ कि फ्रेंच कंपनी ने फिर से एक बार मैड्रास पे कब्जा जमाने की कोशिश की, कब्जा जमा ही लिया। और तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ग्रेट जनरल का एग्जिस्टेंस हो चुका था, रॉबर्ट क्लाइव का। अब रॉबर्ट क्लाइव पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसीजंस ले रहे थे। तो जैसे यूरोप में उस समय 7 इयर्स वार स्टार्ट हो गया, यहां भी फ्रेंच कंपनी और इंग्लैंड की कंपनी को आपस में लड़ने का मौका मिल गया। मैड्रास पे फ्रेंच ने कब्जा जमाया, तो क्लाइव ने कर्नल फोर्ड को यह ऑर्डर दिया कि वो हैदराबाद के पास जो नॉर्दर्न सरकार था जाके उस पर कब्जा कर ले। उस समय हैदराबाद के निजाम के पोस्ट पे सलावत जंग साहब बैठे हुए थे, नवाब सलावत जंग। वो मुकाबला नहीं कर पाए ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिशर्स थे, और उन्होंने नॉर्दर्न सरकार उनको सौंप दिया। सलावत जंग भी अंग्रेजों की तरफ हो गए। 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश ये हुआ कर्नाटक में, जिसमें फ्रेंच की बहुत बुरी तरह से हार हो गई। और यह डिसाइड हो गया इस थर्ड कर्नाटक वार में कि फ्रेंच कंपनी अब यहां टिक नहीं पाएगी। ट्रीटी ऑफ पेरिस, जब 7 ईयर वार खत्म हुआ तो वहां पर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई। उसके बाद लौटा दिया गया पौंडीचेरी, फ्रांस को लौटा दिया गया। लेकिन फ्रांस फिर यहां पे टिक नहीं पाया, पूरी तरह से फ्रेंच कंपनी का इंडिया से सफाया हो गया। क्लाइव इतना चालाक था कि धीरे धीरे उसने अपनी ऐसी पैठ बना ली पूरे इंडिया में और पूरे इंडियन रूलर्स के बीच में कि धीरे धीरे वो इंडियन स्टेट को अपने कब्जे में लेता चला गया और फ्रेंच को इंडिया से दूर करता चला गया। 1770 में फ्रेंच कंपनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई और उसका जो क्लेम था इंडिया में कि वो उसको मोनोपोली चाहिए ट्रेड में, उसका जो क्लेम था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ये थे 3 कर्नाटिक वार जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इस 3 कर्नाटिक वार के बाद ये डिसाइड हो गया कि इंडियन ट्रेड पे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड की ही मोनोपोली होगी। और ये वार आगे बहुत कुछ डिसाइड करता है कि इंडिया में क्या होगा। अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कर्नाटक वार की विक्ट्री ने कैसे हेल्प किया ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसके सोच में कैसे परिवर्तन आया, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की ओर मूव कर गई। ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग अब आने वाले 3rd
पार्ट में, वीडियो के थर्ड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। और आज हम लोगों ने डिस्कस किया कर्नाटिक वार को, 3 कर्नाटिक वार को, जो 1746 से लेके 1763 तक इंडिया में चला, और जिसमें फर्स्ट कर्नाटिक वार को भले ही फ्रेंच ने जीता, लेकिन बाकी दोनों कर्नाटिक वार को इंग्लैंड ने अपनी सूझबूझ से जीता और ये क्लियर कर दिया कि इंडिया में जो ट्रेड है वहां उनकी मोनोपोली चलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में जो थर्ड पार्ट हमारा होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल को। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।